हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स लर्न विद शिवानी। आज की इस वीडियो में हम सीडीपी पेडागोजी के पीवाईक्यूज लेके आए हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे ही क्वेश्चन पीवाईक्यूज के हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने जो टाइम टेबल सेंड किया था, टाइम टेबल के हिसाब से आज फ्राइडे है। फ्राइडे को हम सीडीपी की क्लास लेते हैं। सो आज हम क्लास लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? न्यूनतम मस्तिष्क विकार शब्द किससे संबंधित है? न्यूनतम मस्तिष्क विकार शब्द किससे संबंधित है? ए अधिगम नियोगिता से, बी व्यक्तित्व से, सी प्रेरणा से, डी विभाग से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अधिगम नियोगिता से। ठीक है, तो अधिगम नियोगिता से न्यूनतम मस्तिष्क का विकार संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्ल रोजर्स का परामर्श सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? कार्ल रोजर्स का परामर्श सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? नंबर ए व्यवहारवादी परामर्शदाता से, नंबर बी विशेषज्ञ डॉक्टर परामर्शदाता से, नंबर सी मनोविश्लेषण परामर्शदाता से, या नंबर डी पाठ्य पुस्तक परामर्श से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विशेषज्ञ डॉक्टर परामर्शदाता से। ठीक है, विशेषज्ञ डॉक्टर परामर्शदाता से कार्ल रोजर्स का परामर्श सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच तथा परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के क्षेत्र से अंतर्गत की जाती है। नंबर 1 सामाजिक विकास से, नंबर 2 शारीरिक विकास से, नंबर 3 नैतिक से, नंबर डी संज्ञानात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचना, योज और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? विकास सिर से पैर, ध्यान रखना, सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? सिर से पैर की तरफ विकास का सिद्ध होना कौन सा कथन है? तो नंबर 1 निरंतरता का सिद्धांत, नहीं। बी अनुवांशिकता का सिद्धांत, नहीं। नंबर सी शीर्षगामी सिद्धांत, नहीं। डी अधोगामी सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी शीर्षगामी सिद्धांत, सिर से पैर शीर्षगामी। ठीक है, सिर से पैर की तरफ विकास होना, तो ये हो गया शीर्षगामी सिद्धांत। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के सामाजिकरण के प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के सामाजिकरण के प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? ए ऑप्शन नंबर ए स्कूल और मुद्रक संचार, बी सामाजिक संचार और कानून, सी परिवार एवं आस पड़ोस, डी आस पड़ोस एवं सामाजिक नीति। तो ऑप्शन नंबर सी परिवार एवं आस पड़ोस। ठीक है, परिवार एवं आस पड़ोस प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से संस्थाएं बच्चों को सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है। बच्चे जो प्राथमिक हैं, प्राथमिक में सिर्फ 2 ही आते हैं, परिवार एवं समाज, और बाकी जितने चीजें हैं वो द्वितीयक में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? तो नंबर 1 संवेदी गामक, नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक, नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक, नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, मूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? इसमें बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? ए संतुलीकरण द्वारा, बी अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, सी रटकर स्मरण द्वारा। देखिए, कोई भी चीज हम रटकर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रटकर नकल कर ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, या डी विलंबित नकल द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संतुलनीकरण द्वारा। ठीक है, रटकर बिल्कुल नहीं, नकल कर बिल्कुल भी नहीं। ये क्वेश्चन नकल करना, रटना, दंड एवं पुरस्कार, ये ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं हो सकते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये ऑप्शन में कभी करेक्ट नहीं हो सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? ये बताइए किसने बताया। नंबर ए हार्वर्ड गार्डनर ने, बी लॉरेंस कोलबर्ग ने, सी जीन पियाजे ने, एंड डी लेव वाइगोस्की ने। तो ऑप्शन नंबर डी लेव वाइगोस्की ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम में सुसाध्य में से महत्वपूर्ण माना है? ठीक है, इसमें से किसे इन्होंने महत्वपूर्ण माना है? तो ए सांस्कृतिक उपकरणों को, बी सामाजिक अलगाव को, सी इनाम एवं दंड को, एंड डी पुनरावृत्ति और अभ्यास को। तो देखिए अलगाव नहीं सही है, इनाम दंड मैंने पहले बताया था ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, पुनरावृत्ति और अभ्यास ये भी नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसे का इस्तेमाल करते हैं? तो ये कब करते हैं? ए यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, सी सामाजिक व्यवस्था निवहन अभिनवीकरण, या डी सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? ऑप्शन ए अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, ऑप्शन बी बाह्य पुरस्कार पाने हेतु, ऑप्शन सी निष्क्रिय पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, ऑप्शन डी रटकर याद करके सीखने के लिए। तो बिल्कुल नहीं, रटकर याद करके बिल्कुल नहीं, निष्क्रिय पुरस्कार पाने हेतु बिल्कुल नहीं, बाह्य पुरस्कार पाने हेतु बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दिखाती है? ठीक है, क्या दिखाती है? तो ए उनकी अग्रवर्ती सोच, बी उनकी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, सी उनकी समस्या समाधान युक्तियां, या डी उनका परासंज्ञानात्मक कौशल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, उनका परासंज्ञानात्मक कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? ठीक है, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? ए एक दिशाई सामान्य क्षमता, बी बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, सी आनुवांशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता, या डी वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? तो देखिए लड़कियां नृत्य में कुशल होती है, लड़के विज्ञान में। तो ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी लड़कियों की विज्ञान अच्छी होती है, बहुत सारे लड़के नृत्य बहुत अच्छा करते हैं। तो ये किसको दर्शाता है? जेंडर पक्षपात को, जेंडर रूढ़िवादिता को, या जेंडर समता को, या जेंडर सशक्तिकरण को? तो जेंडर रूढ़िवादिता को ये दर्शाता है, ये जेंडर रूढ़िवादिता का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो ए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, बी एक कठोर एवं मानकीकृत पाठचर्या का पालन करना, नहीं, सी मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना, डी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक एवं और
सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। ठीक है, शिक्षा शास्त्र जो है वो वही अच्छी होगी जिसमें बाल केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मूल्यांकन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, या विद्यार्थियों में असफल का डर पैदा करना। तो ये तो डर नहीं पैदा कर सकते। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को असफल के रूप में वर्गीकृत करना। नहीं, हम वर्गीकृत भी नहीं कर सकते। या ऑप्शन डी, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट है, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। मतलब मूल्यांकन करने से हमें ये पता चलता है कि विद्यार्थी कहाँ पर अटक रहा है, कहाँ पर गलती कर रहा है, कहाँ पर बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो उनकी प्रगति का पता चलता है और उनकी चुनौतियों का पता चलता है। तो जहाँ उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हम उनकी हेल्प कर देंगे तो वो बच्चा भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा के समावेशन में बाधक है? ए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बी, बहुसंवेगी उपागम, सी, आधारभूत संरचना सुगम्यता, या डी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, विद्यार्थियों में कंपटीशन दिखाना। ठीक है, ये बाधक है क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? तो कंपटीशन, जो नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये आंसर करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कथन और तर्क पर आधारित क्वेश्चन है, और ये कथन और कारक वाले क्वेश्चन यूपी टेट में, सी टेट में काफी पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप बहुत ध्यान से करिएगा। तो क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 18। कथन हमारा ए, अजर्शन क्या है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क क्या है इसका, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही। क्या है, एक अध्यापिका है, वो अपने बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। क्यों प्रोत्साहित कर रही है? क्योंकि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही। या ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये गलत है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, पठन वैकल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पठन वैकल्य क्या होता है? पढ़ने में दिक्कत होना। ठीक है, पठन वैकल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नंबर ए, उन्हें अक्सर लेखबोध में कठिनाई आती है। बी, वे हमेशा सुस्त होते हैं। सी, वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावना या कुशल नहीं हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है। डी, उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, उन्हें अक्सर लेखबोध में कठिनाई आती है। बिल्कुल, लिखने और पढ़ने में कठिनाई आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं? देखिए, आवेगशीलता, ध्यान न देना और अव्यवस्थित रहना, ठीक है, किस प्रकार का सापेक्ष है? तो ए, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, या बी, स्वालीनता, सी, पठन वैकल्य, या डी, दृष्टिबाधिता। तो दृष्टिबाधिता तो नहीं हो सकता है। मतलब आवेगशीलता क्या होता है? जो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है, जिनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, वो बच्चे ऐसे होते हैं। अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता का विकार स्वालीनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है?
ठीक है, मतलब कि बच्चों की कठिनाइयों को पहचानने का तरीका कौन सा सही है। नंबर 1 मानकीकृत बुद्धिलाब्धी IQ परीक्षण, बी बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, सी साल के अंत में परीक्षाएं, नंबर डी केस अध्ययन। तो सबसे अच्छा है ऑप्शन नंबर डी केस अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। ए विषय वस्तु को रटकर याद करने में, बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने अभी बताया था, रटना नहीं है। बी अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिक द्वारा, बिल्कुल ये सही है। डी दंड के भय से, नहीं। अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। ए विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, बी विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सत्व स्थिर दृष्टिकोण बनाना, या सी अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, डी उनके संदर्भ से नियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। ए व्यवहारवाद, बी अनुकरण अधिगम, सी प्रतिपादक शिक्षण, डी सामाजिक संरचनावाद। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सामाजिक संरचनावाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, त्रुटियां, मतलब त्रुटियों से हम क्या करते हैं। ए अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभानी, नहीं। बी केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर की जा सकती हैं, बिल्कुल नहीं। नकारात्मक पुनर्बलन केवल, बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। सी केवल वे विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, ऐसा भी नहीं है। बी अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि में क्या है। ऑप्शन ए पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है, भावनात्मक स्थिति का कोई असर क्यों नहीं होगा भाई। बी सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, सी नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, डी पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए। तो ए दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, बी मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए, नहीं। सी संप्रत्यों की समझ बढ़ाने के लिए, या डी अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। तो प्रशंसा का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संप्रत्यों की समझ बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। तो ए अनुक्रिया समुच्चय परासंज्ञान, बी समरूपक सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता, सी अनुक्रिया समुच्चय अभिसारी सोच, डी अपसारी सोच परासंज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अपसारी सोच परासंज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। ए बैठने की अनम्य योजना, बी जानकारी प्रस्तुत के विभिन्न तरीके, सी विविधता के प्रति सम्मान, या डी संसाधन संपन्न वातावरण। तो ऑप्शन नंबर ए बैठने की अनम्य योजना। ठीक है,
नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने के बाद आप बताइएगा आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो वीडियो डेली भेजती हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लीज़ सपोर्ट करें भाई। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस डालती रहूँगी सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। और कल कल तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिलेगा। उसके बाद संडे को मैं वो सीटेट भी हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। सीटेट के बारे में मैं बताऊंगी, उसका सिलेबस अपलोड करूंगी और सीटेट की भी क्लास में स्टार्ट कर दूंगी। मॉर्निंग में आपको सीटेट की क्लास मिलेगी एंड इवनिंग में आपको यूपी टेट की क्लास का वीडियो मिलता रहेगा। ओके, लेकिन हाँ मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हमारा क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ए, संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझाना चाहिए, नहीं। बी, भाषावली और चिन्हों संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, नहीं। सी, पूर्व ज्ञान को सक्रिय बनाने से बचना चाहिए, नहीं। डी, विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बताइए आज आपको हमारी क्लास कैसे लगी। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स पर अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। ठीक है, क्या आपके 30 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, किसके कितने मार्क्स आए, बाय ऑनेस्टी आप अपना स्कोर उसमें जरूर कमेंट करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।